बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मिस्टर हुसैन और आप देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर। आज की हमारी जो वीडियो है ये एब्जॉर्प्शन एंड इलियम के ऊपर है। यस्टरडे लास्ट टाइम की जो हमारी वीडियो थी वो हमने एब्जॉर्प्शन जो फूड के कंपोनेंट थे उनकी डाइजेशन कहाँ कहाँ पे होती है और आपके पास कौन कौन से आर्गन डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, प्रोटीन्स की डाइजेशन कहाँ पे होती है ये हमने देख लिया है। स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे होती थी हमने ये बात देख ली हुई है और इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होती है ये लास्ट टाइम हमने देख ली हुई है। आज हम देखेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी आंत का छोटा जो हिस्सा है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन कैसे होती है और किस तरह से की जाती है। तो आइए चलते हैं एब्जॉर्प्शन एंड इलियम की तरफ। अब देखें जब फूड के तमाम कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन्स डाइजेस्ट होकर यहाँ पे पहुँच चुकी है, कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो आपके पास यहाँ पे डाइजेस्ट होकर पहुँच चुके हैं, फैटी एसिड्स यहाँ पे आपके पास आ चुके हैं, ग्लाइसरॉल की फार्म के अंदर हैं, अमीनो एसिड्स की फार्म के अंदर हैं, ग्लूकोज हैं, कुछ यहाँ पे मिनरल जो हैं वो यहाँ पे सारे के सारे पहुँच चुके हैं आंत के हिस्से के अंदर। ये जो हिस्सा है इसको हम इलियम का नाम देते हैं, इलियम कहा जाता है। अब यहाँ पे जो आपके पास खुराक के सारे कंपोनेंट जब पहुँच चुके हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि खुराक के कंपोनेंट यहाँ पे एब्जॉर्ब कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके स्ट्रक्चर का हम ड्रा करें तो आपके पास इलियम का कुछ इस तरह का, आंत का कुछ ये ऐसा जो है वो ऐसे है। अब ये जो है ये अंदर आपके पास इलियम का अगर हम मैग्नीफाई स्ट्रक्चर देखें, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो ये फोल्डिंग पे मुश्तमिल है। इलियम इस तरह की फोल्डिंग है इसके अंदर। ये जो फोल्डिंग है इस फोल्डिंग के ऊपर छोटे छोटे आपके पास यहाँ पे वो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम विलाय का नाम देते हैं, उसको हम विलाय का नाम देते हैं। अब अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछे कि आपके पास नॉर्मल फोल्डिंग की निस्बत ये जो आंख का डायमीटर जो है सरफेस एरिया इंक्रीज कौन करता है, तो आंख का जो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है वो हकीकत में यहाँ पे स्कैनर साइड पे जो फोल्डिंग पाई जाती हैं वो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही होती हैं। वो जो फोल्डिंग आपके पास है उनको हम विलाय का नाम देते हैं। अब अगर इसका मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा करूँ तो ये विलाय जो हैं आपके पास ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में हैं। ये वाले जो आपके पास हैं इनके ऊपर फर्दर छोटी छोटी प्रोजेक्शन पाई जाती हैं। ये जो आपके पास प्रोजेक्शंस हैं इनको माइक्रोविलाई कहा जाता है, माइक्रोविलाई कहा जाता है। अगर इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करूं यहाँ पे तो माइक्रोविलाई जो है इसका स्ट्रक्चर आपके पास किस तरह का होता है कि ये आपके पास एपिथेलियल सेल की लेयर पे मुश्तमिल होता है। ये का जो इसके अंदर का हिस्सा ये वाला जो फोल्डिंग है इसको क्रेप्ट कहा जाता है, क्रेप्ट कहा जाता है। और यहाँ पे नीचे स्टेम सेल पाए जाते हैं, स्टेम सेल पाए जाते हैं। अब हकीकत में होता क्या है कि ये जो आंत की जो हिस्से होते हैं, ये जो लेयर है ये कंटिन्यूसली इसके सेल्स डेड होते रहते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये सेल इसके डेड होते रहते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे वो जो सेल आपके पास डेड होते हैं, जो नए सेल बनते हैं वो हकीकत में नए सेल आपके पास यहाँ पे बन रहे होते हैं। यानी टर्मिनेटिंग पोर्शन इसका ये वाला होता है, ये इसके ओल्ड सेल्स होते हैं और ये जो नए सेल बन रहे होते हैं आपके पास वो स्टेम सेल्स हैं वो नए सेल्स जनरेट कर रहा होता है। यहाँ पे जो क्रेप्ट का पोर्शन है ये वाला जो आपके पास है ये क्या करता है, यहाँ पे स्टेम सेल्स को जनरेट कर रहा होता है। फर्दर आपके पास यहाँ पे ये इस तरीके से आपके पास ये पूरा एक विलाई ड्रा किया गया। अब अगर हम देखें कि विलाई का जो स्ट्रक्चर है इसके यहाँ पे क्या चीज़ पाई जाती है, यहाँ पे अगर इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, लेक्टीज पाए जाते हैं स्कैनर साइड पे। चूँकि कैपिलरीज यहाँ पे होती हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि ये कितनी लेयर्स पे मुश्तमिल होती हैं तो ये सिंगल सेल थिक होती हैं। इसकी लेयर आपके पास विलाई की क्या होती है, सिंगल सेल थिक होती है। यहाँ पे अंदर जो है आपके पास ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अंदर आपके पास क्या पाए जाते हैं, लेक्टीज पाए जाते हैं। ये आपके पास लेक्टीज हैं, यहाँ से इसके पास से होकर गुजर रही हैं ये लेक्टीज इसके पास है और उनको किसने घेरा हुआ है, कैपिलरीज ने इनको घेरा हुआ है।
ये कैपिलरीज जो क्या हैं इनको घेर रही होती हैं। अच्छा देखें, जब खुराक आपकी कहाँ पे आपके पास एब्जॉर्ब होकर यहाँ पे इलियम में पहुँच जाती है, आपके पास खुराक आपकी डाइजेस्ट हो चुकी है, वो आपके पास इलियम में पहुँच चुकी है, फिर होता क्या है कि इलियम के अंदर चूँकि इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अंदर आपके पास लेक्टील्स का पोर्शन है, ये आपके पास लेक्टील्स यहाँ से गुजर रही हैं। अब लेक्टील्स हैं कि ये आपके पास लम्फेटिक सिस्टम की जो वेजल्स यहाँ से गुजर रही हैं उनको हम किसका नाम देते हैं, यहाँ पे लेक्टील्स का नाम देते हैं। जब ये यहाँ पे पहुँच रही होती हैं तो इनकी जो सरफेस है आपके पास, यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज दैट ये वाला जो हिस्सा है आपके पास, ये आंत का वो खाली हिस्सा है, जो आपके पास आंत का जो इनर का जो कैविटी है इंटेस्टाइन की, वही वो आपके पास कैविटी है। यहाँ पे ग्लूकोज भी मौजूद है आपके पास, यहाँ पे आपके पास ग्लाइसरॉल भी मौजूद है, यहाँ पे लिपिड भी मौजूद हैं, यहाँ पे आपके पास फैटी जो आपके पास लिपिड हैं डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड की फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। तमाम कंपोनेंट जो है यहाँ पे मिनरल्स भी मौजूद हैं आपके पास, वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे करते क्या हैं कि यहाँ से ये जो आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं, ये आपके पास जो मोनोसेक्राइड्स की फॉर्म के अंदर यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं और उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ पे आ जाते हैं, लेक्टील्स के अंदर पहुँच जाते हैं। अच्छा, जिस वक्त आपके पास ये जो कंपोनेंट हैं ये सिंपली ऐसे ही आपके पास एब्जॉर्ब होकर नहीं जा रहे होते, ये यहाँ पे लिपोप्रोटीन बना रहे होते हैं। अब वो जो लिपोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन जो है वो यहाँ पे आपके पास क्या करती है, लेक्टील्स के पास आती है, तो यहाँ से वो आपके पास लिपोप्रोटीन जो है वो यहाँ से मूव करेगी आगे किस तरफ, आपके पास यहाँ से ये इसको लेके जा रही होती है, ये जो आपके पास आंत है यहाँ से आगे ये मुंतकिल करती है इसको ब्लड के अंदर। अब जिस वक्त ये ब्लड के अंदर जाती है तो अब ये चूँकि लेक्टील्स के अंदर शामिल हो गया, अब इसको हम लेक्टील्स के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है इसको हम लिम्फ का नाम देते हैं। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे जो आपके पास लिम्फ है वो आगे मूव करेगा आपके पास क्लेवियन वेन के पास, यहाँ से मूव करेगा और इस तरीके से फिर आपके पास वो लेफ्ट साइड और राइट साइड आगे बॉडी के अंदर उसको भेज दिया जाएगा, उसकी तरसील कर दी जाएगी। अच्छा, होता क्या है कि जिस वक्त आपके पास यहाँ पे ये जो आपके पास आंतें हैं, आंतों को जो आर्टरीज यहाँ से क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, उनको हम मेसेंट्रिक आर्टरी का नाम देते हैं, मेसेंट्रिक आर्टरी कहा जाता है। ये क्या करती है कि आपके पास यहाँ पे आंतों को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। जब ये ब्लड यहाँ पे लेके आ रही होती है तो उसके बाद होता क्या है कि यहाँ से आपके पास जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है इस पार्ट के अंदर से, यहाँ से आपके पास क्या होती है, न्यूट्रॉन्स की एब्जॉर्प्शन होती है, वो ब्लड में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, वो जब न्यूट्रॉन्स यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद यही जो आपके पास मेसेंट्रिक आर्टरी है वो यहाँ से क्या बनाती है, आगे वेन बना रही होती है, हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन्स। अच्छा देखें, आप जिस वक्त ब्लड यहाँ से आगे मूव करेगा हेपेटिक वेन्स में तो ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसके अंदर वो तमाम के तमाम न्यूट्रॉन्स यहाँ से लेक्टील से वो सारे के सारे न्यूट्रॉन्स लेकर यहाँ से आगे मूव करेगी। अच्छा, यहाँ से ये डायरेक्टली फिर किसके पास जाती है, लीवर के पास जाती है। यहाँ से ये किसके पास जाएगी, वो जो आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर ये आपके पास लीवर के पास पहुँचती है। अब लीवर जो है आपकी बॉडी में हीमोस्टेसिस का काम करता है, उसमें अच्छा खासा रोल हीमोस्टेसिस का इसके अंदर होता है। लीवर जो है ये यहाँ पे जो आपके न्यूट्रॉन्स आए हैं इनकी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होगा, इस तरीके से जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है उनको डिटॉक्सीफाई करेगा, बॉडी से रिमूव करेगा। और अगर यहाँ पे आपके पास प्रोटीन, यहाँ पे अगर आपके पास अमीनो एसिड ज़्यादा कंसनट्रेशन में आते हैं प्रोटीन बना देगा, अगर आपके पास फैटी एसिड्स आते हैं लिपिड ग्लाइसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली होगा क्या, अब जितनी अमाउंट आपकी बॉडी को यहाँ से चाहिए है वो उतनी अमाउंट के अंदर यहाँ से आगे क्या कर जाता है, भेज जाता है। अब यहाँ पे होगा क्या कि जिस वक्त आपके पास ये यहाँ पे लीवर के पास पहुँचेगी, वो ब्लड आपके पास यहाँ पे आएगा, उसके अंदर जो भी टॉक्सिक मटेरियल हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। यहाँ पे आर्टरी, ये हेपेटिक आर्टरी क्या करती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लीवर को सप्लाई कर रही होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर के पास आता है हेपेटिक आर्टरी के जरिए। अब वो हेपेटिक आर्टरीज यहाँ से आपके पास हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो सप्लाई करती है ब्लड लीवर को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब लीवर यहाँ पे काम क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद वो क्या करता है कि यहीं से दोबारा वो आपके पास जो न्यूट्रॉन्स हैं जो यहाँ पे आपके पास रिक्वायर हैं वो ब्लड में शामिल कर देगा। अब जब वो आपके पास दोबारा ब्लड में शामिल होंगे, ब्लड से दोबारा वो आपके पास किसकी तरफ चले जाते हैं,
दोबारा मेसेंटर आर्टरी के जरिए जब वो ब्लड यहाँ पे दोबारा आता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम खुराक ले रहे होते हैं तो हमारी खुराक के अंदर जो टॉक्सिक कंपोनेंट हैं वो यहाँ पे जब लीवर के पास जाते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तो जिस वक्त लीवर उनको डिटेक्ट करता है, डिटॉक्सीफाई करता है, वो दोबारा किस में भेजता है, यहाँ पे आपके पास ब्लड के अंदर भेज देता है। ठीक हो गया। जो चीज़ें डिटॉक्सिफिकेशन सारी की सारी डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पे नहीं हो रही होती, जो कंपोनेंट डिटॉक्सीफाई यहाँ से हो रहे होते हैं उनको वो यहाँ से क्या करता है, आपके पास ब्लड के अंदर भेज देता है। जो रह जाते हैं वो यहाँ से बाइल के ज़रिए दोबारा से किस में आ जाते हैं, रिलीज़ कर दिए जाते हैं, आपके पास इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ कर दिए जाते हैं। अब जब वो दोबारा से यहाँ पे आपके पास बाइल के ज़रिए रिलीज़ किए जाएंगे, किस के अंदर, यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास वो कंपोनेंट इंटेस्टाइन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ से दोबारा से आपकी खुराक से होते हुए आपके पास इलियम के पास पहुँचेंगे। इलियम से दोबारा जब यहाँ से आपके पास मेसेंट्रिक आर्टरीज आगे कैपिलरीज बनाकर यहाँ से गुजरेंगी तो वो दोबारा से उसके अब्जॉर्ब कर जाएंगी। इस तरीके से दोबारा फिर वो लीवर के पास जाएंगे, दोबारा लीवर फिर उनको डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, जो रह जाएंगे वो दोबारा वो किसके पास भेज देगा, आंत के पास भेज देगा। इस तरीके से होता क्या है कि आपके पास ये साइकिल एक चलता रहता है कि आपके पास हर मर्तबा जब ये आपके पास टॉक्सिक मटेरियल लीवर के पास जाते हैं, लीवर दोबारा उसको आंत में भेज रहा होता है, तो हर साइकिल में होता ऐसे है कि कुछ जो फीकल मटीरियल के साथ रिलीज़ हो जाते हैं, कुछ अमाउंट दोबारा से वहाँ पे एब्जॉर्ब होकर लीवर के पास जाती है। तो ये इस तरीके से ये पूरा एक साइकिल चलता है। इस पूरे साइकिल को हम एंटीरो हेपेटिक साइकिल का नाम देते हैं। एंटीरो हेपेटिक साइकिल के ये जो पूरा साइकिल आपके पास डिटॉक्सिफिकेशन का चल रहा होता है कि लीवर के पास जाते हैं, लीवर दोबारा आंत में भेज रहा होता है और आंत से दोबारा लीवर के पास जाते हैं, तो ये पूरा साइकिल आपके पास क्या कहता है, आपके पास एंटीरो हेपेटिक साइकिल कहलाता है। अब हम देखते हैं कि जब आपके पास क्या होती है, खुराक आपकी यहाँ से किसके पास चली जाती है, आपके लिम्फेटिक सिस्टम में चली जाती है, तो इस तरीके से आपके पास लेफ्ट जो है वो उसको फिर ब्लड के अंदर भेज देता है और यही खुराक जो आपके पास न्यूट्रॉन्स जहाँ से जो आपके पास जज़ब हो रहे होते हैं, फिर ये आपकी बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ के में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जब अब बाज़ का दूसरी बात क्या है कि जो चीज़ यहाँ से एब्जॉर्ब होगी लिपोप्रोटीन की फॉर्म के अंदर, वो डायरेक्टली आपके पास लीवर के पास यहाँ से नहीं जा रही होती, वो उसने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया उसको। अब जब दोबारा से बॉडी से होकर ब्लड लीवर के पास आएगा, फिर अगर उसके पास कोई टॉक्सिक मटीरियल मौजूद है फिर जाकर डिटॉक्सीफाई करेगा। अच्छा, यहाँ से जो चीज़ें रह जाती हैं वो आपके पास यहाँ से जो इसके अंदर आपके पास लिम्फेटिक वेजल जो आप यहाँ पे बनी हुई है आपके पास लेक्टील के अंदर नहीं आ रही होती, वो यहाँ से किसके अंदर जाती हैं, ब्लड के अंदर जाती हैं। वो ब्लड यहाँ से मूव करके किसके पास जाता है, लीवर के पास जाता है, वहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रही होती हैं। अच्छा, फिर होता क्या है कि जब बाज़ औक़ात ये जो आपकी बॉडी के लिए जितनी लिपिड्स या प्रोटीन्स आपके पास जो ज़रूरी हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, बाज़ औक़ात नॉर्मल होता ये है कि जब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाते हैं प्रोटीन्स या लिपिड्स वगैरह एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो फिर वो मूव करते हैं आपकी बॉडी के पास। अब आपकी बॉडी के पास जब मूव करते हैं तो आपकी बॉडी फिर क्या करती है, उनको या तो स्टोर करना स्टार्ट कर जाती है या डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। अच्छा, जब वो आपकी बॉडी में स्टोर करना शुरू करती है तो उस केस के अंदर इंसान के नॉर्मली अगर आपके पास वहाँ पे किडनीज़ हैं तो किडनी के पास वो स्टोर करना शुरू करेगा या स्किन के नीचे स्टोर करना शुरू कर जाती है, तो इंसान का नॉर्मल वेट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो ओवर वेट हो जाता है इंसान। अब हम ये देखते हैं कि जो आपके पास यहाँ से कंपोनेंट इसके रह जाते हैं हार्ट फॉर्म के अंदर, वो यहाँ से मूव करके किसके पास आ रहे होते हैं, सीकम के पास आ रहे होते हैं। अब सीकम के पास यहाँ पे क्या है कि जो इस आपके पास आंत के सेल डेड हैं वो भी यहाँ पे सीकम के पास यहाँ पे मौजूद हैं, इसमें मौजूद हैं। विटामिन जो हैं वो भी मौजूद हैं, साल्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो चीज़ें यहाँ पे अनडाइजेस्टेड हैं वो आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद आपके पास क्या है, ग्लूकोज यहाँ पे कुछ अमाउंट में मौजूद है। म्यूकोजा यहाँ पे जो लेयर म्यूकस रिलीज़ करती है वो म्यूकोसिस में यहाँ पे मौजूद है। बाज़ का तो होता क्या है कि जब आपके पास क्या है, ये आप खुराक आपकी यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है तो खुराक इसके अंदर वायरस बैक्टीरिया भी मौजूद हैं। खुराक आपकी बाज़ औक़ात यहाँ से मूव करती है, ये वेस्टिजियल आर्गन है, इसको अपेंडिक्स कहा जाता है। तो ये आपके पास क्या होता है कि बाज़ औक़ात आपकी खुराक यहाँ से अपेंडिक्स में चली जाती है, तो ये जो अपेंडिक्स होता है ये स्वेल हो जाता है। यहाँ पे आपके पास वेस्टिजियल आर्गन है, इसका आपकी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन होता नहीं है, इसके होने या न होने से बॉडी पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वेस्टिजियल आर्गन में यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, उस कंडीशन को हम अपेंडिसाइटिस का नाम देते हैं। अब आपके पास क्या होता है कि यहाँ किसके अंदर जाती है, असेंडिंग के अंदर जाती है।
कॉलोन के अंदर, उसके बाद ट्रांसवर्स कॉलोन के अंदर, और फाइनली फिर आपकी खुराक होती हुई कहाँ पे चली जाती है, डिसेंडिंग कॉलोन के अंदर पहुँच जाती है। अच्छा, जब आपकी खुराक यहाँ से मूव कर रही होती है उस दौरान क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज वगैरह पाए जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ये बैक्टीरिया यहाँ पे क्या करते हैं, विटामिन के बना रहे होते हैं, वो आपके पास ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और वो आपके ब्लड क्लॉटिंग का सबब बनता है। वो विटामिन के जो बना रही होती हैं उससे आपकी ब्लड की क्लॉटिंग होती है। अच्छा, जब आपकी खुराक यहाँ पे पहुँच जाती है तो ये जो आपके पास है ये रेक्टम है। ये रेक्टम है। अब आपकी खुराक मूव करके यहाँ पे पहुँच जाती है। यहाँ पे आपकी खुराक जो है कुछ वक्त के लिए ठहरेगी, तो यहाँ पे आपके पास दो वाल्व लगे होते हैं, यहाँ पे सर्कुलर रिंग्स यहाँ पे होती हैं, दो स्फिंक्टर्स होते हैं। अब ये जो आपके पास है ये स्ट्रिप मसल्स का बना होता है। ये स्फिंक्टर मोस्टली जिस वक्त आपके पास यहाँ पे ये खुराक आपकी प्रेशर एक्सर्ट करती है इसके ऊपर, तो आपके पास यहाँ से एक अर्ज प्रोड्यूस करती है। तो जब आपके पास यहाँ पे एक अर्ज प्रोड्यूस की जाती है तो उस केस के अंदर जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये जो आपके अब यहाँ पे जो आपके पास स्फिंक्टर बना हुआ है इसका कंट्रोल उसके ऊपर बच्चों का नहीं होता, तो सिमिलरली बच्चों को फिर पेम्पर की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उनकी एज बढ़ती जाती है फिर वो इसके ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। ये जो स्ट्रिप मसल की यहाँ पे आपके पास स्फिंक्टर बना होता है, स्ट्रिप मसल्स का यहाँ पे स्फिंक्टर है, इसके ऊपर फिर वो अपना कंट्रोल सीख जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिर इस तरीके से जब उनको रिक्वायर हो तो फिर वो आपके पास क्या करते हैं, आपके पास वो जो फीकल मटेरियल है वो बॉडी से रिलीज़ कर दिया जाता है। इस तरीके से ये जो नॉर्मली हमने यार डिस्कस किया है ये आपके पास क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड इलियम, और बाकी जो आपके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें डाइजेशन कैसे होती है वो चीज़ें हमने डिस्कस की।